नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हमारे जीवन का ये वो दौर है जब एक एक कदम हम सबकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। अब जब कोरोना काल में हमको तमाम छूट मिली है, तब हमारा व्यवहार ही हमारी किस्मत का फैसला करेगा, क्योंकि तमाम छूट के बाद अब नई जंग की शुरुआत हुई है। इसलिए अब सरकार के नहीं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत है सर आपका। पैनल जुड़े उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन 1, पाबंदियां, प्रतिबंध और तमाम पहरे। अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है। देश प्रदेश की परिधि में कोरोना के मोर्चे पर अब जिम्मेदारी जनता के कंधों पर ज्यादा है। जनता को ही जहान बचाना है और जनता को ही जान। सरकार अब निगहबानी का किरदार निभाएगी, यानी अब ये नई जंग की शुरुआत है। 4 लॉकडाउन के बाद देश के लोग ही मांग कर रहे थे कि अब ज्यादा छूट दी जाए, ज्यादा चीजें खोली जाएं। सरकार ने भी मुरादें पूरी करते हुए ज्यादा मोहलत दे दी। एक जून से अनलॉक 1 में तो करीब करीब सब कुछ खुल गया है। दुकान बाजार खुल गए हैं, कंपनियों से लोग कारखानों तक, सैलून से लेकर सुपरमार्केट तक, फल मंडी से लेकर फैक्ट्रियों तक, टैक्सी, ऑटो और कैब से लेकर रोडवेज बस तक सब रफ्तार पकड़ चुके हैं। राज्यों की सीमाएं भी खुल गई हैं। ऐसे में जनता को ही हर जरूरी सावधानी बरतनी होगी, और अगर सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। इस समय जबकि सारी गतिविधियां खुल गई हैं और लोगों का इंटरेक्शन आपस में बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, जिससे कि हमें कोई संक्रमण न मिले, न आए, न हम दूसरों को संक्रमित करें, न हम दूसरों से संक्रमित हों। और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढक कर रखना, चाहे मास्क से ढकिए, चाहे गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल में अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखिए। और जहां भी आप जाएं, कोशिश करिए कि सामने वाले व्यक्ति से 2 गज की दूरी आप कम से कम मेंटेन करें। WHO से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सब कह चुके हैं कि अब कोरोना के साथ ही रहना होगा, यानी हर कदम पर कोरोना से आमना सामना होगा। ऐसे में हमारा व्यवहार ही इस दौर में देश और प्रदेश को हारने से बचा सकता है। देश में कोरोना के करीब 2 लाख मामले सामने आ चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये आंकड़ा 8,000 पार हो चुका है। बहरहाल ये वो नई जंग है जहां कोरोना और इंडिया दोनों अनलॉक हैं। ऐसे में हर मोर्चे पर खतरा अभी चला नहीं, इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आज चर्चा इस बात पर कि इस नई जंग को आप और हम कैसे जीत पाएंगे। जी हां, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ। सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक महाजन, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष एकलव्य कोशिश संस्था के। और प्रीति पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत। अमिताभ जी, नई जंग, किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी हर एक नागरिक की? देखिए, जब ये अनलॉक हुआ, अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, तो मुझसे किसी ने कहा कि लगता है सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। जी, मैंने उनको कहा कि नहीं, ये व्याख्या ठीक नहीं। सरकारों ने वही किया जो आप मांग कर रहे थे। और मुझे वाजपेयी सरकार के समय का एक दृश्य याद आता है।
IC-184 नंबर का जहाज, उसको ले गए आतंकी अपहरण करके कंधार। अब इधर कुआं और उधर खाई वाजपेयी जी के लिए। 265 लोग उसमें सवार। जी। करें तो क्या करें, ना इधर जाएं तो मुक्ति, ना उधर जाएं तो मुक्ति, कहां रहें। पूरे देश में हाहाकार। कोई कहे LOC पर चढ़ाई कर दो, पार कर दो, और कोई कहे कंधार में तोप चला दो, कोई कहे जी कुछ नहीं करो, हमारे देश के 265 नागरिक जिंदा बचाइए, उसके लिए जो भी कीमत हो दी जाए। मैंने वाजपेयी जी से पूछा उस तनाव के दौर में, मैंने कहा कि अटल जी क्या लगता है, क्या निर्णय देश को लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा जो भी निर्णय हम लेंगे उसमें एक निश्चित सीमा की कुर्बानी तो देनी ही होगी। बिना कुर्बानी दिए कोई निर्णय संभव नहीं, और विकल्प कोई तीसरा नहीं, दो ही विकल्प है। मुझे ये कोरोना का ये कालखंड वैसे ही दिख रहा है जो वाजपेयी के समय आया था संकट। वो केवल एक विमान तक सीमित था, ये पूरे देश का संकट है। कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क अतर्क सब कर डालिए, कोई तीसरा रास्ता नहीं। अनंत काल तक देश बंद रहेगा तो भूख से मर जाएंगे लोग। खोलेंगे तो कोरोना तो कभी अनलॉक हुआ ही नहीं। देश भी खुल गया तो दोनों अनलॉक हो गए। अब आओ चौराहे पर कुश्तम कुश्ती होगी। वो परिस्थिति बनी, सब खुल गया। खोला जाए उसके पीछे भी बाजी मांगे थी। मैं ये कहता हूं, सैर सपाटा के लिए देश खोला जाए ये मांग किसी ने नहीं की। रोजी रोटी के लिए देश खोला जाए और देश खुलेगा तो आवागमन होगा, आवागमन होगा तो कोरोना के लिए रास्ता मिलेगा। ये दोनों बातें सच हैं। तब क्या करें? कोरोना पर मुझे सर्वाधिक प्रभावशाली टिप्पणी जो लगती है वो ये लगती है कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि हिंदुस्तान में इस कोविड-19 का अंतिम चरण क्या होगा, पीक क्या होगा, तो मैं कहूंगा यह हिंदुस्तान के सामूहिक व्यवहार पर निर्भर करेगा। इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। देश के 130 करोड़ 35 करोड़ लोग सामूहिक तौर पर कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये सारी लड़ाई इस पर जाकर टिकेगी। कोई सरकार विश्व की आपको कोरोना से बचा नहीं सकती। आप कोरोना ग्रसित हो जाए तो आपको क्वारंटीन सेंटर भेज सकती है, वहां खाना दे सकती है, वहां नींबू पानी दे सकती है, गर्म पानी दे सकती है, टीवी लगा सकती है, पंखा लगा सकती है, एसी लगा सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये तो मान लीजिए कि कलेक्टर साहब के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई तो अपने ही भुजाओं के बल पर देश को लड़नी होगी। देश खुल गया तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। अभी तक हमने कोरोना के चाल चलन देखे बंद देश में। अब इसका चाल चलन देखेंगे खुले देश में। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब पहली बार है ऐसा कि जब हम खुले हिंदुस्तान में कोरोना के लक्षणों को देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, झेलेंगे, भोगेंगे और जीतेंगे। अगर हमारा व्यवहार सामूहिक तौर पर वो रहा जो कोरोना के रोकथाम के लिए वांछित है, जरूरी है, निर्देशित है। इसलिए अब सरकारों से मेरा सवाल केवल तब होगा जब क्वारंटीन सेंटर में खाना ना हो, पानी ना हो, पंखा ना हो, कोई कहे कि मुझे टेस्ट कराना, उसका टेस्ट ना हो, तो मैं सरकारों से सवाल करूंगा। अब सरकारों से सवाल का समय गया।
और जो लोग फिर सरकारों को अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी पार्टी की सरकार हो किसी राज्य में, वो लोग राजनीतिक चश्मे से खेल रहे हैं, लगा के खेल रहे हैं। उनसे मैं सहमत नहीं हो सकता। आपने कहा हलवाई की दुकान खोलो, हलवाई की दुकान खुल गई। अब एक ही दिन में वहां 5,000 आदमी समोसा खाने पहुंच गया तो क्या करें बताइए। सूर्य भाई आ गए हैं। एक दिन ऐसी बहस हो रही थी, हम भी थे, सूर्य भाई भी थे, तब मैंने कहा था उन्हीं की एक बात पर कि हर दुकान पर, हर मकान पर 4-4 सिपाही थोड़े ना तैनात हो सकता है। और अगर सिपाही तैनात करना तो फिर देश खोलेंगे क्यों? फिर कर्फ्यू नहीं लगा दें। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर्फ्यू लग जाएगा, आर्मी लग जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन देश भूखों मर जाएगा। देश का पेट भी भरा रहे, कोरोना से भी बचा रहे, इसके लिए कोई कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई कुछ प्रभावशाली भूमिका अदा नहीं कर सकता। यह भूमिका सिर्फ और सिर्फ हम अदा कर सकते हैं। 8 तारीख को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी खुल जाएगा। और अगर सारे भारत का भक्तिभाव एक ही दिन जाग गया ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर अल्लाह मालिक है। अगर सबका भक्तिभाव जाग गया कि परलोक सुधारना है अभी एक ही तारीख में, एक ही साथ, तो फिर परमात्मा मालिक है। ताहिरा हसन, बात ठीक है ना? सरकारों का काम बीत गया कि भाई ठीक है, कुर्सी, एक टेबल रखो, उस पर जांच की किट रहे, डॉक्टर रहे, पीपी किट रहे, क्वारंटीन रहे, पंखा रहे, रोटी रहे, दाल रहे, चावल रहे, हो गया ठीक, पहुंचा दो, पहुंचा दिया। कोई दुखी ना रहे, अपने घर से दूर ना रहे, चलो भाई घर पहुंचा दिया। अब तो लड़ाई हमको अपने कंधों पर लेनी होगी या नहीं? ताहिरा जी। जी नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन मेरा कहना है घर पहुंचा दिया मजदूरों को, आपका मेरा मतलब, मेरे समझ में उन्हीं को कह रहे हैं आप, तो पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचा दिया, लेकिन पॉलिसी होनी थी। देखिए वो पहुंचा दिया कहाँ गांव में, अब छोटे शहरों में भी कोरोना के केसेस कोविड-19 के आ गए हैं, बहुत सी जगह हमारे मजदूर उससे ग्रस्त हो गए हैं। तो ये पॉलिसी पहले होनी चाहिए थी कि आपको जब नेशनल लॉकडाउन करना था, ये और सक्सेसफुल होता। मैं कह रही, मेरा मानना है कि वो बहुत जरूरी था। इसमें मेरा आपका मतभेद होता अगर उनको पहुंचा दिया गया होता एक पॉलिसी के तहत बना के। ये हमारे पास पता होना चाहिए सेंसस के जरिए कितने हमारे पास मजदूर हैं जो बाहर। ताहिरा हसन जी, ये आज विषय ये नहीं है। ताहिरा जी, आज विषय ये नहीं कि पहले क्या करना चाहिए था, मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में। मैं ये कह रहा हूं 3 जून से क्या करना है, आज चर्चा वो है। हाँ, नहीं तो वो तो देखिए, अब हम लोगों को अपने आप प्रिकॉशन लेना है और हम लोग इसका पूरा एक अभियान भी ले चल रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि भाई मास्क लगाइए, ये आपको भी प्रोटेक्ट करेगा और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। इस वजह 2 लाख पहुंच रहे हैं केसेस, तो और इस वक्त बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क है, और यहाँ पर अगर कम्युनिटी से स्प्रेड और तेजी से शुरू हो गया तो कोई सवाल नहीं कि उसको रोका जा सके, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जान माल का खतरा। मुझे लेकिन लगता है अमिताभ जी, अभी धार्मिक स्थलों को नहीं खोलना था। इकोनॉमिक क्राइसिस से आप उसको खोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग जाते, वो खोलना पड़ेगा क्योंकि लोग बिना खाने के मरने लगेंगे। वो भी एक ताहिरा जी, क्या करे सरकारें, चाहे ममता की सरकार हो, चाहे नीतीश बाबू की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, किसी की हो, लेफ्ट राइट, दक्षिण पंथ, वाम पंथ, किसी की सरकार हो, सारे धर्माचार्य कह रहे थे खोलो खोलो खोलो। अब ये कंट्रोल नहीं करा तो क्या करे भाई? अरे भाई, फरंगी महली भी कह रहे, शंकराचार्य भी कह रहे, किसकी ना सुने? बोलो खोलो खोलो। अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स की जाएगी अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाते और लोग ठीक है। लोकतंत्र में एक समस्या ये भी आती है, मेरी बात को सबसे बेहतर ढंग से हरीश बाबू समझेंगे।
जब वोट से सरकार निकलती है। अब फिरंगी महली कोई बात कहे, शंकराचार्य कोई बात कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। क्या करे सरकार? कोई सरकार हो, किसी राज्य की हो, क्या करे? ना माने तो उनका मुंह फूले, और उनका मुंह फोले तो वोट जाए, सारे चेले भाग जाएंगे गुरु के। तब ताहिरा हसन की सेहत में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, इन्हें कौन चुनाव लड़ना है? ये तो दबादब ट्वीट करेंगी, लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है, जमानत का पैसा भरना है, फार्म भरना है, वो तो डूब जाएगा। इस सत्य को भी समझिए, उड़ी उड़ी बातें नहीं, जमीन पर बात करो भाई। एक बात कह के मैं सूर्य जी के पास चलूंगा। ताहिरा जी ने एक बात उठाई, वो बात केवल ताहिरा हसन की नहीं, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। वो देश के बहुत सारे विद्वानों ने उठाई बात। लॉकडाउन से पहले इसको आप मजदूरों को भेज देते, ओके, फेयर एनफ, सवाल में जान है। मैंने सरकार के बड़े लोगों से पूछा कि कैसे हो गया। मुझे जो उत्तर मिला वो मैं यहां रखता हूं, और मैं उस उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। इसलिए नहीं कि वो मोदी जी की सरकार का उत्तर है, ये मनमोहन सिंह की सरकार भी उत्तर देती तो भी मैं संतुष्ट होता उनसे 100%। उन्होंने कहा लॉकडाउन से पहले अगर हम 2 करोड़ लोगों को ट्रांजिट करा देते, कराने में तो कोई दिक्कत नहीं, करा सकते थे, और करा देते तो उस वक्त ना पीपीई किट आई थी, बनी थी, ना सैनिटाइजर बने थे, ना गांव में कस्बों में कोई व्यवस्था हुई थी, ना बिस्तर था, ना तखत था, ना लोटा थी, ना बाल्टी थी, कुछ भी नहीं था। न खाने की व्यवस्था कर पाए थे देश भर के लिए कि कैसे अगर 2 करोड़ लोग आ जाएंगे तो इनको कहां से मील मिलेगा। तो उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा जोखिमपूर्ण निर्णय होता जब हम उन 2 करोड़ लोगों को अलग अलग गांव में लाके तब उतार देते, जब गांव में एक फार्मासिस्ट भी मिलना मुश्किल हो जाता। बोले तब अग्निहोत्री जी आप ही लोग कहते कि ऐसी मूर्ख सरकार ऐसा काम कर दिया, मरवा दिया लोगों को। इस बात में भी दम है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर भी सोचिए। अगर हम ही प्रधानमंत्री होते, ताहिरा हसन ही प्रधानमंत्री होती, तो जब कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी देश में उस लड़ाई से लड़ने के लिए, बिना हथियार के पूरा देश स्तब्ध था, तब 2 करोड़ लोगों को ट्रांजिट करा देने का परिणाम क्या होता, इतिहास हमको कहां खड़ा करता, यह भी एक बड़ा सवाल है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मुझे लगता है अब सिवाय सड़क पर झगड़ा ना हो, इतनी जिम्मेदारी कप्तान के पास है। भाई मारपीट ना हो, ईंटा पत्थर नहीं चले, गोली नहीं चले। क्या अब कोरोना से तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। कप्तान हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हो, कोई हो, उनकी जिम्मेदारी अब लगभग कोरोना से लड़ने में बहुत सीमित रह गई। उनकी जिम्मेदारी इतनी रह गई क्वारंटीन सेंटर चले, जांच होती रहे, डॉक्टर मिले टाइम पर अस्पताल में। बिल्कुल। लेकिन अगर सूर्य कुमार शुक्ला को, हरीश जी को, ताहिरा जी को, दीपक महाजन को, सबको एक साथ चंदू हलवाई की, राम आश्रय की कचौड़ी खानी है लखनऊ में, और कचौड़ी लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर भी गिरना है, तो सरकार क्या कर लेगी? ये सलाहियत तो हमको खुद में पैदा करनी होगी कि नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, दोनों बात हो गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद एक तरफ तो जनता की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग खुद करो, जहां कहीं जाओ दूसरे आदमी से दूरी बना के रखो, दस्ताना पहन के चलो, मास्क पहन के चलो, और जो डॉक्टर लोग हैं सब पीपी किट पहन के चलें। लेकिन साथ में पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। अभी मैं पुलिस के अपने साथी अधिकारियों के साथ बैठा था, एकाएक जितने बदमाश घर में बंद थे वो भी अनलॉक हो गए हैं, और वो भी कहीं पर पता लगा कि लूट करने की कोशिश, बहुत दिन से भूखे भेड़िए की तरह बैठे हैं, तो वो कहीं पर लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए जो बहुत दिन से मन में मलाल भरा हुआ था उसको निकालने के लिए झगड़े कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो पुलिस की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। अभी तो खाली गर्मी और लूक में वो सूख के कांटा हुए जा रहे थे, पानी नहीं मिल पा रहा था, कहीं ठंडा पानी और सूर्य भाई एक बात आपसे कहूं, आप तो बड़े पुराने अधिकारी हो, जमीन पर रहे हो जी। ये भारत बड़ा विचित्र देश है। जब मैं विचित्र कहता हूं तो इसके बड़े गहरे अर्थ हैं, उथले नहीं।
मैंने इसी घनघोर लॉकडाउन में, घनघोर चौथा वाला नहीं, पहला दूसरा घनघोर था, जो घनघोर लॉकडाउन में अपने व्हाट्सएप पर जो हमारे यहाँ जो यूपी उत्तराखंड की खबरें जिस पर आती हैं, उसमें ऐसी ऐसी खबरें देखी जो सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत के 360 डिग्री विरुद्ध वाले अपराध थे, कि पुलिस ने छापा मारा, कमरे में 27 लोग बरामद। जी, ऐसा ये देश है, क्या करिएगा? जी, मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। मोहल्ले वालों ने शिकायत की कि इनके यहाँ आवाजाही ज्यादा है, तो पता लगा 12 लोग आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। जी, वो वहां सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे क्या? और उसके बाद कहेंगे कि सरकार हाय हाय, बोले हमको कोरोना हो गया। वो जी, बिल्कुल जी, ये मानव स्वभाव है, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। अरे भाई, तो अमा तो जिम्मेदारी तो अपनी लो, दूसरे की कमी। जी भाई सूर्य बाबू, तो अपनी जिम्मेदारी लो, फिर चाहे जो करो। मैं तो कह रहा हूं, दूसरे की कमी बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। जी जी, और हमारे यहाँ तो रिवाज है चौराहे पर बैठ करके प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री सबकी बातों का पोस्टमार्टम करते रहना बड़ा शौक है, सगल है। यही समस्या है, यही समस्या है। मैं हरीश जी के पास चलूं। प्रीति पांडे भी हमारे साथ आ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी स्वागत है। अच्छा, एक मिनट हरीश जी, अभी आपके पास आएंगे। दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका, धन्यवाद जी। दिनेश जी, देश खुलने के रास्ते पर चल पड़ा है, काफी कुछ खुल गया है, बाकी 2 चरणों में और खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो मुझे एक विसंगति दिखाई दी जो ड्राफ्टिंग होके आई है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से दिशा निर्देशों में, खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी ने जो जारी किया। 9 बजे के बाद कर्फ्यू, हमने कहा कि 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, और मार्केट भी 9 बजे तक खुलेगा रात में। तो 9 बजे जब मैं ब्रेड लेके निकलूंगा तो 9:01 पर मुझे घर तो पहुंच नहीं सकता, तो कर्फ्यू का उल्लंघन। मतलब आप लोग, मेरा निवेदन ये है, बाबुओं को एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम क्यों नहीं करते आप लोग, बाबुओं का, जो लोग ये ड्राफ्ट करते हैं? नहीं, देखिए, इसका मानना है जैसे 7 बजे हम लोग 7 बजे के बाद कर्फ्यू लगाते थे, तो लोग 7 बजे के पहले ही अपने काम धाम बंद कर देते थे, तो वो उसमें उसका अनुपालन सुनिश्चित हो जाता था। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम 8:45 तक का हमारा दुकानें रहेंगी और 9 बजे से कर्फ्यू हो जाएगा। ये कहना थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया। नहीं दिनेश जी, 1 घंटा तो दुकान बढ़ाने में लगता है। हम लोग तो जमीन के लोग हैं, जानते हैं, उतना काउंटर बाहर होता है, सब चीज अंदर रखने में, ताला लगाने में 1 घंटा लगता है। तो या तो हम ये क्यों नहीं लिख देते कि भाई दुकान 8 बजे तक खुलेगी, बंद करने लगेंगे। दुकान 8 बजे तक खुलेगी, 9 बजे से कर्फ्यू, लोग सेटल डाउन हो जाए। जी जी, और 9 बजे दुकान बंद करके जब दुकानदार जाएगा तो वो तो पहले दिन कर्फ्यू में अंदर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ समझने का फेर है, लेकिन इसका आशय यही है कि अगर 9 बजे से कर्फ्यू लगा है तो लोग 8:30 पौने 9 तक का अपनी दुकानें बंद करके वहां से 8 बजे तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। यही आशय हमेशा से ऑर्डर में रहा। आप पिछले भी ऑर्डर देखेंगे तो यही ऑर्डर निकाले गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त इस प्रकार का कभी ऑर्डर नहीं निकला है कि 8 बजे तक का दुकानें बंद करते हैं, 9 बजे से कर्फ्यू लगेगा। इस प्रकार के ऑर्डर कभी नहीं निकाले गए जी। लेकिन मुझे लगता है अगर ये क्लियरिटी होती, क्योंकि ये देश भी थोड़ा विचित्र है, इसमें आदमी अदालत भी चला जाता है। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, तो और अच्छा होता जी, वो चीज स्पष्ट हो जाती है। लेकिन ये अंडरस्टूड है जी, अगर इसको स्पष्ट करते तो कोई हर्जा नहीं होता है जी। दिनेश जी, एक पूरा प्रदेश लगभग खुल गया, बाकी खुलने को ही। अब पहली बार ऐसा होगा कोरोना के इस काल में जब खुले प्रदेश में कोरोना से 2-2 हाथ होंगे, जब लोग भी सड़क पर होंगे, और कोरोना तो ऑलरेडी सड़क पर है। एक नए किस्म की लड़ाई देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि ये चुनौतीपूर्ण है जी, और इसमें
चूंकि एक लंबे अंतराल तक ये कोरोना की जंग चलनी है, तो अब जीवनचर्या का इसको अंग बनाना पड़ेगा। ठीक बात है। जो हमारी सावधानियां हैं, जो सुरक्षा के संबंध में उपाय हैं, उनको करते हुए ही हमें दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों का संपादन करना पड़ेगा। तो ये इस चेतावनी के साथ ही ये छूट है कि हम सुरक्षा के उपायों में किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं करेंगे। जी जी दिनेश जी, एक आज की ही ब्रीफिंग में ये बात सामने आई, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ब्रीफिंग होती है 3:30 बजे, उसमें कि जो हमारे मजदूर भाई बहन बाहर से आए हैं उनके जब सैंपल लिए जा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव निकलने का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा हाई है। वो संकट गांव को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा है, उत्तर प्रदेश के गांव को। निश्चित रूप में ये आशंका पहले से ही थी जी कि जो हमारे श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे, जो प्रवासी श्रमिक, तो चूंकि वो ऐसे प्रदेशों से आ रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़ा संक्रमण का शिकार बने हुए हैं, तो जैसे महाराष्ट्र से प्रदेश से जो आए हुए हैं, तो उनके लिए संकट का समय जरूर था। लेकिन हमारे सामने समस्या थी कि हम अपने श्रमिकों को कब तक वहां भूखा प्यासा पड़ा रहने देते। ये स्थिति एक आ गई थी कि ना तो उनके पास आवास था, ना खाने को भोजन था, न रहने की कोई व्यवस्था थी। तो ऐसी स्थिति में उनको उत्तर प्रदेश लाना हमारे लिए अपरिहार्यता था और इसीलिए उनको यहाँ लाने का काम किया गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, आभार। हरीश जी, अब आपके पास आता हूं। जो बात मैंने दिनेश जी से कही वो पूछना आपसे चाहता था। दिनेश जी से जुड़ गए तो उनसे पूछ लिया सीधे। अच्छा ये बताइए, ये बात व्यवहारिक तौर पर अखरती नहीं है कि 9 बजे तक दुकान खुलेगी और 9 बजे से ही कर्फ्यू हो जाएगा है? मुझसे कई दुकानदारों ने कहा, क्या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते थे ताकि हड़बड़ नहीं हो जमीन पर कि 8 बजे तक दुकान खुलेगी और 9 बजे से कर्फ्यू होगा? बढ़िया बात हो जाती, सबके लिए मानना आसान हो जाता। नहीं, निश्चित रूप से बात सही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जब बसें चल रही हैं जी, तो वो उन सब चीजों को भी ये है कि भाई कोई बस रात को 10 बजे पहुंच रही, कोई 11 बजे पहुंच रही, तो ये थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें एक प्राविधान ये है कि अनटिल अनलेस आप आवश्यक काम से कहीं जा रहे हो तो उसके लिए कर्फ्यू का वो प्राविधान लागू नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई अपनी दुकान बंद करके जा रहा है या कोई कहीं से बाहर से आ रहा है तो उस पर ये प्राविधान लागू नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हरीश जी देखो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, 3 लोग तो अच्छे से जानते हैं, आप, हम और सूर्य जी, कि जो वहां खड़ा है नाके पर, ये उसका व्यक्तिगत संविधान है कि वो ढोलक मार के अंदर कर दे या एक साइड में ले जाए कोने में और तब जाने दे या ऐसे ही चला जाने दे। इसमें और कोई कानून लागू नहीं, कोई अध्यादेश लागू नहीं। नहीं नहीं, वो भी बात आपकी अपनी जगह पे सही है जी। और इस तरह की परिस्थितियां कभी कभी लोगों के सामने आती हैं, लेकिन ज्यादातर चूंकि एक इस महामारी संकट के दौरान शासन प्रशासन हो, पुलिस व्यवस्था हो, करीब करीब सब लोग इन व्यवस्थाओं से विज्ञ हो चुके हैं और वो भी चीजों को समझते हैं। अपवाद स्वरूप कहीं न कहीं कुछ घटनाएं आती हैं सामने, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो सब जगह ऐसे ही व्यवहार हो। कहीं कहीं इस तरह के अपवाद स्वरूप घटनाएं आती हैं, नहीं तो पुलिस प्रशासन के लोग हों या सामान्य प्रशासन के लोग हों, वो व्यवहारिक कठिनाइयों और समस्याओं को समझते हैं। जी ठीक है जी। सूर्य कुमार शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में दीपक महाजन के पास आऊंगा जल्दी से। शुक्ला जी। जी जी अमिताभ जी, बहुत सी दुकानें ऐसी हैं, मेरी बात हुई इस टॉपिक पर, जो प्रशासन के पुलिस के लोग हैं, तो वो उसी घर के बगल में रहते हैं, जहां दुकान है वहीं बगल में घर है, तो वो 9 बजे बंद करके अपने घर चले जाते हैं। कोई अपने ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान खोले हुए हैं, तो वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जिनको मालूम है कि हमें आधा किलोमीटर दूर जाना है, 1 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो 8:30 बजे, 8:45 बजे ही बंद करके चल देते हैं। तो इसलिए
ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जो चौराहे पर पुलिसकर्मी खड़ा है उसके ऊपर होता है कि वो उसको डंडा मारने लगे देर करने पर, या उसको डांट डपट करने लगे, या उससे रिक्वेस्ट करके कहने लगे। ये व्यक्तिगत है। नहीं, हर तरह के पुलिस वाले भी हैं और हर तरह के दुकानदार भी हैं। ठीक है, एक चीज शुक्ला जी भूल गए कहना, या उसको कोने में ले जाए, वो सबसे प्रमुख क्रिया है ना, या उसको कोने में ले जाए साइड में, है ना, वो सबसे प्रमुख क्रिया है। वो भूल गए शुक्ला जी, जानबूझ के छोड़ दिया, उनकी बिरादरी का मामला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इतना छूट सूर्य भाई के लिए हमेशा रहेगी। दीपक महाजन, बताने के लिए मैंने एक बात इसीलिए कही, ये बताने के लिए कि हम लोग शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर तो कम से कम एम्बिग्युइटीज नहीं छोड़े, भ्रम नहीं पैदा छोड़े कि उसके ऊपर छोड़ दिया, वो मान ले वो नहीं मान ले। कोई मान लीजिए विचित्र किस्म का दुकानदार है, वो तो चला जाएगा अदालत, हाईकोर्ट, वो कहेंगे 9 बजे तक मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया कि दुकान खोलो, मुझे दरोगा का एसपी कैसे कह सकता है बंद करो। ले एक नई लड़ाई शुरू, हाईकोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, बोले चीफ सेक्रेटरी की तलब करो, डीजीपी को मिलाओ साथ में, ले एक नया बवाल शुरू। क्या ये नहीं लिखा जा सकता था कि भाई 8 बजे दुकान बंद करिए, बंद होगी प्रदेश भर में, और 9 बजे से कर्फ्यू होगा? एक बफर टाइम तो दोगे ना, बैक टू बैक कैसे चल जाएगा? दीपक महाजन जी, ये बिल्कुल लिखा जा सकता था अमिताभ जी। और ये लोगों के मानने पे भी है कि 9 बजे बंद करेंगे, 10 बजे घर पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आया था सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश में करीब 40% जनता जो झोपड़पट्टी में रह रही है, जो छोटे से प्लाट में 15-15 परिवार रह रहे हैं, जहां 100 लोग 200 गज के प्लॉट में रह रहे हैं, उनके लिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? उनके लिए कोई पानी नहीं है उनके पास में, वो हैंड कैसे वॉश करेंगे? बहुत बड़ी बड़ी बातें हम दूर बैठ के करते हैं। ये खाली अल्प मध्यम वर्ग परिवार और ऊपर वालों के लिए है। ये जो नीचे वाली जो जनता है, जो हमारी जनता है, जिसके पास ना साबुन है, ना सैनिटाइजर है, और कुछ भी नहीं है, ना फेस मास्क है उसके पास में, वो क्या करे? आपको बता दूं, ये कुदरत है, क्योंकि ये गरीब ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां इनकी इम्यूनिटी खुद स्ट्रांग हो चुकी हुई है। उनको कोरोना का डर नहीं है, उनको भूख का डर है। वो भूखे प्यासे बैठे हैं बेचारे। जो गोलगप्पे वाले हैं, ठेले वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, जो निकल नहीं पा रहे घर से, उन घरों की स्थितियां पूछिए। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें डिबेट पे करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं। हम सैनिटाइजर ऑफिस में घुस रहे हैं, हम फुल बॉडी सैनिटाइजर की बात करते हैं। उन गरीबों का सोचिए जो झोपड़पट्टी में, एक झोपड़पट्टी में 10 लोग बैठे हैं, पीने को पानी नहीं है, वो हाथ कहां से धोएगा? इसके बारे में कोई चर्चा करें, इसके बारे में धरातल पे आए सरकार और देखे कि गरीबों का क्या हाल हो रहा है इस समय। बहुत अच्छी खाली ऊपर की बातें हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे? कहां तक कर लेंगे? बहुत अच्छी बात कही दीपक महाजन आपने। आप बताएं अमिताभ जी। मैं तो ये मानता हूं, मैं प्रीति पांडे के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं ये मानता हूं कि जब तक आपकी जेब में पैसा है बटुए में और घर में रसोई में राशन है, तब तक ही आप ट्विटर पर ये लिखते हैं अंग्रेजी में, स्टे होम स्टे सेफ, वॉर अगेंस्ट कोरोना, और लिख के मैगी खा के सो जाते हैं। बिल्कुल सही। जिसके सामने विकल्प है कि भूख से मरोगे कि कोरोना से, तो वो कहेगा कोरोना से मरना मंजूर है, भूख से लड़ूंगा बच्चों के लिए। इस सच को समझ लीजिए। प्रीति, जो बात दीपक महाजन ने कही, मैं नोएडा से जब वसुंधरा की ओर जाता हूं, यहाँ ये बहुत बड़ा इलाका है, उत्तर प्रदेश का शोकेस है ये, तो सड़क किनारे एक नर्सरी है, उसके पास की जो सड़क है तो डामर की, लेकिन एक साइड से टूट गई, तो कहीं पाइपलाइन भी उसमें से टूटी है, कुछ तो पानी आता है उसमें, सड़क में गड्ढा हो गया, उसमें पानी भरता है। महिलाएं और बच्चे प्लास्टिक के डब्बों में, बोतलों में वहां से पानी ले जाते हैं। आप बताइए उनको जो ये कहे कि बेटा सैनिटाइजर थोड़ा ले लिया करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको प्रणाम करने के अलावा क्या कर सकते हैं? आप अभी वसुंधरा की बात करें, मैं तो अभी दिल्ली से आपके स्टूडियो पहुंचने तक की बात बता रही हूँ कि जो साउथ दिल्ली का पूरा इलाका है, उसमें आप निज़ामुद्दीन का जो पूरा इलाका है, आप आगे आश्रम के पास आएंगे, आपको अभी भी ऐसे लोग दिख जाएंगे जो पटरियों पे दोनों साइड या तो सो रहे हैं
और या पैदल अपने घर जाने के वो मजबूर हैं। जो भी रीज़न है उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि खाना पीने की जो दिक्कत 2.5 महीने से उनको हो रही है। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जो जहाँ पे किराए पे रहता था, अब वो किराया 2.5 महीने 3 महीने का जो किराया, मान लीजिए कोई 2200 रुपये भी देता है तो 3 महीने का अब उसके पास 6,500 रुपये देने के लिए नहीं है, क्योंकि 3 महीने से तो वो काम नहीं कर रहा है। तो जब उसके पास 3 महीने का मजदूरी ही नहीं है, काम नहीं है, तो आज वो बहुत परेशान है। ये इतने लोग जो अपने घर पैदल जा रहे हैं, देखिए किसी को शौक नहीं होता कि अपने छोटे से बच्चों को लेके, माँ बाप को लेके, बुजुर्ग को लेके, और कई तो ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, कई ऐसे जिनके हाथ पैर में परेशानी है, चल नहीं सकते, मीलों पैदल चले जा रहे हैं। उसके पीछे जो आपने भूख वाली बात कही कि सही बात है, जिसका पेट भरा रहता है वो ट्विटर पे स्टे होम लिख सकता है, लेकिन जिसके बच्चे भूख से बिलख रहे हो वो स्टे होम नहीं करेगा। वो पुलिस की 4 डंडे और लाठी खा के भी सोचता है कि हम बाहर जाके रोटी का इंतजाम करें। तो वो प्रॉब्लम तो देखिए है। और मैं तो ये लेकिन ये कहूँगी कि इस समय सारी गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं। और देखिए मैं पर्सनली एज अ सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, ये समय जो है वो एक दूसरे का हाथ थाम के अपने देश को इस आपदा से निकालने का हो, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो कोई सरकार हो, जहाँ जिससे जो मदद हो सके। सिर्फ सरकार नहीं, हम लोग भी अपने घरों से अगर निकलें तो अपनी गाड़ियों में कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखें। जहाँ जो व्यक्ति हमें दिखा, आपने जैसे वसुंधरा की बात की, तो उनको पानी साफ बॉटल दे सकें, खाना दे सकें, कुछ भी ऐसी चीज़ जिनको उनको मदद हो सके ज़रूर करनी चाहिए। अब वो महामारी का समय आ गया है जब हमको सबको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अब से 130 करोड़ लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने प्रीति। ये 130 करोड़ लोगों का युद्ध है। तायराजन, मुझे लगता है हम सबकी भावनाओं को प्रीति ने शब्द दे दिए। 130 करोड़ में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो इस लड़ाई से बाहर हो। सभी कर रहे हैं। लखनऊ में 700 से ज्यादा स्लम्स हैं। लखनऊ में, और तो मैं अलग बता रही हूँ, लखनऊ में 700 से ज्यादा स्लम एरिया हैं। और बिल्कुल सही दीपक जी ने कहा, वहाँ एक कमरों में 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं। तो देखिए, आप ये कहना, हम लोग तो सब कर ही रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट एनजीओ कर रहे हैं, लेकिन देखिए बिना सरकार के इनिशिएटिव के नहीं चलती कोई चीज। यहाँ पर कैसे होगा? क्या इनको छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही कि 7-7 लोग रह रहे हैं? कुछ उसके लिए सोचा जाएगा ना, कुछ वहां जाके कुछ करेंगे, उनके रहने का कोई इंतजाम होगा, कोई स्कूल लेंगे, कुछ लेंगे, जहाँ पे इनको अलग करके रखा जाएगा कि सोचा जाएगा इम्यूनिटी डेवलप हो रहे हैं। या ह्यूमन राइट सिर्फ अमीरों का होता है, गरीबों का नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है, सबका है। जी जी, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है दारा जी। सूर्य कुमार शुक्ला, एक बड़ी समस्या ये है कि हम आ रहे, दीपक आ रहे हैं आपको, हमारे प्रदेश की एक साइजेबल नंबर की जो पॉपुलेशन है वो ऐसी जगहों पर रहती है जहां WHO ने, WHO जैसे 100 संस्थान भी उतना है, वो वहां सोशल डिस्टेंसिंग करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। उनके लिए क्या उपाय सुझाते हैं आप? कोई एक उपाय बताइए। देखिए अमिताभ जी, ऐसा 100% नहीं है। अभी मेरे घर के पास में भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। यहां तक टीवी में, अखबार के, सरकार के सबके प्रयासों से वो भी अंगोछा बांध के चलते हैं। मुख्यतः सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि अगर एक आदमी को छींक आए या उसको दूसरे को छुए ना, दूसरे के शरीर में न जाए, तो वो भी इसका पालन अपनी झुग्गी झोपड़ी में कर रहे हैं काफी लोग। और यहां तक कि बाहर निकलते हैं तो 6 रुपए का मास्क इस समय मिल रहा है, और 6 रुपए का कहीं कहीं 10 रुपए तक मिल रहा है, और नहीं तो अपना अपना बना ले रहे हैं। तो इतना अवेयरनेस आई है। अब ये दिक्कत जरूर है कि कई मुस्लिम एरियाज में ऐसे ऐसे घर हैं जहां एक एक घर में 25 लोग रहते हैं, और वहां पर भी ये चेतना फैल गई है कि छुआछूत की बीमारी है। तो छुआछूत से बचने का प्रयास, ठीक है सूर्य भाई, मुझे लगता है चेतना में बहुत टाइम लगेगा। लोग फैल गई है, प्रयास कर रहे हैं, ये है निकलना जरूरी है। ठीक है शुक्ला जी, के लिए जो आपने कहा, मुझे एक सुझाव दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। अच्छा ठीक है प्रीति, एक सुझाव आप दीजिए, एक सुझाव। मैं एक बात कहूंगी, अभी आपने बात कहा है ना कि अभी लोगों को के अंदर चेतना आने में बहुत समय लगेगा। आई एग्री टू दिस। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पूरे देश में जिस दिन लॉकडाउन के दौरान ही शराब की दुकानें खोली गई थी, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से
वो भीड़ पूरे देश में शराब की दुकानों पे दिखी थी। बताइए इसमें कोई चेतना की जरूरत है, ये सिखाने और समझाने की जरूरत थी? जहां एक वर्ग, उसमें सिर्फ अमीर वर्ग के लोग लाइन में नहीं लगे थे, उसमें गरीब वर्ग के भी लोग लाइन में लगे थे। तो ये तो आपके अंदर, अब आपको देखिए एक ही चीज है, या तो एकांतवास या देहांतवास। बहुत क्लियर है कि अगर आप एकांत में रहेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग से रहेंगे। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था, हम एकांतवास करना चाहते हैं लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में, खोड़ा में हम 10 लोग रहते हैं, मैं एकांतवास कैसे करूं? वो उस पर बताइए एक लाइन। देखिए वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां तो आप जो एक कमरे में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां क्या मायने है? वो कोई मायने नहीं रखते। ठीक बात। वहां आपको परमात्मा के ऊपर ही छोड़ना होगा, ठीक है ना? और ऐसे दृश्य भारत में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में बहुत कॉमन है। जिनको नहीं दिखते वो मुझे टेलीफोन करें, मैं पता भेज दूंगा, जाके देखाएं जिनको नहीं दिख रहे हो। दीपक महाजन, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा छोड़ दीजिए। हरीश जी, एक सुझाव मेरे दिमाग में आता है सरकार के लिए। लड़ाई लंबी चलेगी, ये 2-4 दिनों का रेला मेला नहीं है। कोरोना, जितने भी देश, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में निर्मित, अर्धनिर्मित अपार्टमेंट्स खड़े हैं, उनको अधिग्रहित करिए। कम से कम उस समय भर के लिए सरकार अधिग्रहित करे जब तक कोरोना महामारी की शक्ल में है। जब ये बीमारी की शक्ल में आ जाए तो उनको बिल्डर्स को वापस कर दीजिए, अधिग्रहित कीजिए और वहां ननकू और रज्जाक के परिवारों को बसाइए। इसके अलावा कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। अगर कोई ये कह रहा है कि हम नई जमीन लेके बना देंगे तो उसको मेरा प्रणाम कहिए, उसके चरणों में मेरा प्रणाम। उस बात का कोई लेना देना नहीं। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। सारा कोरोना तो डीपीआर बनने में निकल जाएगा। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नहीं अमिताभ जी, कम से कम कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख फ्लैट खाली होंगे, जिनमें अभी कोई आने जाने वाला नहीं। गरीब आदमी को कम से कम दूर रहने की स्थिति तो मिल जाएगी और सरकार वहां पानी प्रोवाइड करा दे, बिजली की छूट दे दो, इतने तो चाहिए। नहीं तो मुझे बताओ, 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग कैसे निपटोगे? ये बता दो भाई। हरीश जी। नहीं अमिताभ जी, वो समस्या कुछ जगहों पे है, कुछ मतलब कुछ जगहों पे क्या पूरे देश में मिलेगी इस तरह की समस्याएं, लेकिन अभी जो अस्थायी रूप से इस तरह के निवासी थे, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, प्रधानमंत्री आवास योजना तक सबको मकान मिले हैं। ये जरूर है, जैसे नोएडा की आपने समस्या बताई, दिल्ली की या गाजियाबाद की, जहां मजदूर और कामगार जाके बाहर से रहते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की समस्याएं निश्चित रूप से हैं और सरकार ने तमाम तरह प्रबंध किए भी हैं। लेकिन यह जरूर है कि इस तरह की तमाम जगह ये देखने में आता है कि जहां बहुत छोटे से एकोमोडेशन में तमाम सारे लोग रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ विचार कर रही होगी कि किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी श्रमिकों के लिए जो फैक्ट्री में, जो बाकी जगहों पर औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आवासीय व्यवस्था बनाने के लिए, उनको आवास कम किराए पे उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बात कही है और अधिकारियों को उसके लिए लगाया है। जी ठीक है। लेकिन ये समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, मैं तो अमिताभ जी आपको ये बताऊंगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादातर वायलेशन वो कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं, वो मजबूरी बस, भले कहीं ऐसा हो रहा हो, अन्यथा वो इन चीजों का पालन सबसे ज्यादा कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। जो प्रोटोकॉल सरकार ने दिए हैं, जो जागरूकता पैदा की, उस पर सबसे ज्यादा अमल वो लोग कर रहे हैं। ठीक है हरीश जी, हम भी इसी प्रदेश में हैं, आप भी इसी प्रदेश में हैं, सब लोग इसी प्रदेश में हैं, देख ही समझ रहे हैं क्या हो रहा है। दीपक महाजन, मेरा स्पेसिफिक सवाल बिना इधर उधर भटके, 10 बाई 10 का कमरा, 10 लोग,
WHO के कहने के बाद अपने मन की इच्छा के बाद चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, ना छींक से बच सकते हैं, ना लार से बच सकते हैं, ना थूक से बच सकते हैं। और जो कोई ये कहे कि वो हमेशा गमछा बांधे रहते, इसका मतलब उसको व्यवहारिक समझ नहीं। घर के अंदर गमछा क्यों बांधेगा आदमी? मर नहीं जाएगा 24 घंटे गमछा बांधेगा तो। बिल्कुल, ये तो डॉक्टर भी कह चुके 24 घंटे गमछा मत बांधिए, मास्क मत लगाइए, नहीं तो मर जाएंगे। अमिताभ जी क्या होना चाहिए उसके लिए ये बताइए, बस एक छोटा सा सुझाव। आपकी बात मैं आपसे बताऊं, कुछ ये आप इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। इतनी जनसंख्या है हमारी कि आप चाह के भी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना सकते, उनको फेस मास्क नहीं प्रोवाइड करा सकते, वो सैनिटाइज नहीं कर सकते। उनके इम्यूनिटी कुदरत ने प्रदान करी है। गंदा पानी पीते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, गंदा खाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हो चुकी है। ये जो कोरोना में डेथ हो रही है ना, आप जरा आंकड़े उठा के देखिएगा कि इनकी डेथ हो रही है। जो बहुत बड़े लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, एसी में बैठते हैं, बाहर जागते नहीं, कभी नेचुरल वातावरण में रहते नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो है। और इन जो गरीब हैं, जो 24 घंटे मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे सर पे धोते हैं ईटा, और उनके अंदर बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी है। कभी भी उनको देखा है किसी लेबर को किसी हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराते हुए? वो वहीं पर साइड पे डिलीवरी कर देती हैं, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। अभी आपने सुना होगा, रास्ते में वो औरत लेके चली थी दिल्ली से, बच्चे को बच्चा हो गया रास्ते में, 2 घंटे बाद फिर पैदल चल दी। अरे हमारे गरीबों की चिंता सरकार छोड़ दे, वो खाली अमीरों की चिंता करे। गरीबों के पास, उनके पास समय भी नहीं है करने के लिए। क्या करेगी गरीबों के लिए? उनके लिए कहां से डिस्टेंस करेगी? उनको रोटी तो दे दे। मैं आपसे अमिताभ जी एक बात बताना चाहता हूं कि 39 दिन हमने भंडारा किया लखनऊ में, देवा रोड पे। वहां पर 15 परिवार छत्तीसगढ़ के आते थे, दोनों टाइम हम भरपेट खाना खिलाते थे। एक दिन रोने लग गया परिवार, कहने लगा मैं क्या करूं, आप 12 बजे खाना देते हो, बच्चे सुबह 6 बजे से खाना मांगना शुरू करते हैं, उनको कहां से दें? वो राशन की डिमांड कर रहे थे। आंखों में आंसू आ गए कि आप खाली 2 टाइम भोजन देते हो, खाली 2 टाइम भोजन देने से कुछ नहीं हो रहा था। उनके अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, दवाइयां नहीं थी। आज आपके 65 दिन बाद एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं खुला है। अमिताभ जी, इस पे आवाज उठाइए। लोग बीमारी से मरे जा रहे हैं। मैं लावारिसों के लिए काम करता हूं, मैं लेके जाता हूं, वहां पर कुछ नहीं होता है। 2 दिन किसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कि कोरोना की जांच हो जाए। अरे वो बेचारा गरीब आदमी, लावारिस आदमी सड़क से लेके जा रहे हैं, कैसे होगा? सारे हॉस्पिटल बंद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा है। दूर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए तो 10 फीट दूर से बात कर रहे हैं, मास्क लगाएं। अरे क्या करोगे आप हमारे देश का? उन गरीबों की सोचो, वो कैसे बेचारे करेंगे? अमिताभ जी आप बताइए, सारे हॉस्पिटल बंद हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा गरीब? वक्त में दीपक जी रोक रहा हूं आपको क्योंकि वक्त पाबंदी है। अमिताभ जी के पास चल रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए, प्लीज। दीपक महाजन ने जो बात कही अंत में, उस पर मैं एक उत्तर जरूर दूंगा। सरकारी और निजी अस्पताल ही नहीं, क्लिनिक और मोहल्ले के नर्सिंग होम सब खोलिए, ये मांग लेके उत्तर प्रदेश और देश में सबसे पहले मैं आया था। प्रदेश भर के मेरे डॉक्टर मित्र मेरे खिलाफ खड़े हो गए, बोले आप ये क्या बवाल क्रिएट करा दिए। लेकिन मैंने कहा था कि जो सामान्य बीमारियां हैं वो कोरोना काल में स्थगित नहीं होंगी। जिसके किडनी में समस्या है उसको डायलिसिस चाहिए, जिसको दूसरे कारणों से बुखार आ गया उसको भी दवा चाहिए, जिसका पैर टूट गया उसको प्लास्टर चाहिए, जिसके कान में फुंसी निकल आई उसको फुंसी का वो करवाना है, कट लगवाना है, उसमें चीरा लगवाना है। 1000 बीमारियां, नाना प्रकार की व्याधियां हैं। और मैंने सवाल सबसे पहले उठाया था और इस तर्क के साथ उठाया था कि अगर वैसे रोज 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 1 करोड़ लोग प्राइवेट, निजी और सरकारी अस्पताल और नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में विजिट करते थे या इलाज करा रहे थे, तो वो सब कोरोना आते कहां चले गए? सब बंद कर दिया। मैंने कहा था पीपीई किट हो, इट हो, जो करना हो करो, लेकिन ये खुलना चाहिए। यह अमानवीय है, यह व्यवहारिक है। लेकिन तब बहुत लोग उसके समर्थन में नहीं खड़े हुए। लेकिन मैंने कहा था कि दीवार पर लिखा है, पढ़ लो, कोरोना से बड़ा संकट ये होगा, ये होगा।
अपार्ट फ्रॉम कोरोना सारी हेल्थ सर्विसेज 70 दिन के लिए मुलतवी कर दी। सूर्य कुमार शुक्ला अपना इलाज करा लेंगे, हरीश जी करा लेंगे, ताहिरा हसन करा लेंगी, ननकू कहां कराएगा? आप लोग तो टेलीफोन पर बुला लोगे डॉक्टर को चुपचाप, वो आपके घर में आके ऑपरेशन भी कर देगा। ननकू कहां जाए? मैंने कहा था कि मजाक है, और मैंने तो यहां तक कहा था, मुझे स्मरण है अपने वाक्य, मैंने कहा था उन डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त कर दीजिए जो इस कोरोना काल में क्लिनिक बंद करके भाग गए। बंद कर दिए, उनका लाइसेंस निरस्त करिए और नर्सिंग होम पर ताला डाल दीजिए, एक्वायर सरकार अधिग्रहित कर ले। लेकिन हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े कानूनदां हैं इस देश में, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, डॉक्टरों का भी अपना एक जलवा जलाल है, संपर्क है, संबंध है, नेटवर्क है। बात आई और चली गई, लेकिन मैं उस पीड़ा को समझ रहा था। इतनी मोटी बात किसी ने नहीं सोची कि अगर 1 करोड़ आदमी महीने में इलाज कराता था उत्तर प्रदेश का कोरोना से पहले अस्पतालों में, वो कहां मर गया? सब जगह बंद कर दिया, 70 दिन सब कुछ बंद कर दिया, बोले ओनली कोरोना, नथिंग एल्स। सोचे नहीं, और अगर नहीं सोचा तो फिर मैं प्रणाम करूंगा, न सोचने वालों को प्रणाम करूंगा, और क्या कहूं जी। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा, हरीश जी ने कहा कि सरकार चिंतन कर रही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, जहां बहुत सघन आबादियां हैं उनको विरल करने की कोशिश कीजिए, कैसे भी कीजिए। मोटी मोटी बातें राजनीतिक नेतृत्व को तय करनी चाहिए, उनमें नौकरशाहों की बहुत ज्यादा मत सुनिए, वरना वो ऐसी चिट्ठी बनवा देते हैं 9 बजे तक दुकान खुलेगी, 9 बजे कर्फ्यू लागू। आप समझ गए ना? ढेर पढ़े लिखे लोग ये करते हैं। जो जनता की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है हरीश बाबू, उसकी सुनो, जो हार्वर्ड में पढ़ के आया उसकी मत सुनो, जो गांव से शहर से लखनऊ तक आया है टहलते टहलते, उसकी सुनो, उसको पता है कि मोहम्मदाबाद में क्या समस्या है और खिमसेपुर में क्या समस्या है और पटरौना में क्या मामला है। बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। और एक बात और कहूंगा जी, ये मान लेना कि नहीं देखे गरीब आदमी सब समझदार हो गया, ये भी अति सरलीकरण है। वो समझदार तो है, लेकिन उसके पास संसाधन कहां है? मान लीजिए मैं गरीब हूं, मैं सैनिटाइज करना चाहता हूं खुद को, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है ना। मैं सैनिटाइजर खरीदूं कि आटा खरीदूं? मुझे इस बात का उत्तर तो कोई दे। पूरे देश में कोई नहीं मिला। 70 दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि मुझे इस बात का उत्तर दे दो। ननकू के सामने 2 विकल्प हो कि जा बेटा ये 200 रुपए की इतनी शीशी सैनिटाइजर की ले आ, या 200 रुपए में 5 किलो आटा ले आ। क्या लाएगा? क्या लाएगा? बड़ी बड़ी बातें गाल बजा रहे सब। बोलो सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, फलाना करिए। जा रहे 1 बोतल पानी में डब्बा, डालडा का डब्बा, उसमें भर के पानी लाते हैं। उनके यहां टैब नहीं चल रहा, शावर नहीं चल रहा, जकूजी नहीं लगा है, उससे हाथ भी धो लेंगे दिन में हर 20 मिनट पर। फिर पानी कहां से लाएंगे? टेल मी, कहां से लाएंगे पानी? उनके पास कनेक्शन नहीं कि साबुन मलमल के शावर के नीचे नहाएंगे, ना हर जगह गंगा बह रही कि गंगा में डूब के नहा लेंगे। तर्कपूर्ण बात करिए, व्यवहारिक बात बोलिए, जी, जो कम से कम गरीब को राहत तो दे। और उसको सुन के तो ये लगे, जब वो टीवी पर आप लोगों को सुने कि हां आप लोग मेरी चिंता कर रहे हो, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो हो। सोचिए, जो गरीब लोग जब ये सुनते होंगे टीवी पर कि अमिताभ जी की बहस में ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं गरीबों के पास सब कुछ है, वो सैनिटाइज करेंगे और सब करेंगे,
तो वो क्या क्या सोचते होंगे हम लोगों के बारे में कि किस दुनिया के लोग हैं, इनको पता नहीं। जिन्होंने उन गरीबों की झुग्गियों में, झोपड़ियों में, कमरों में बैठकर उनका दुख सुख नहीं जाना जीवन में, कड़वी बात कह रहा हूं, माफ करिएगा, वो कभी उनके बारे में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद। ताहिरा हसन जी, हरीश श्रीवास्तव साहब, सूर्य कुमार शुक्ला जी, दीपक महाजन जी, प्रदीप पांडे जी, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अमिताभ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनलॉक 1 में करीब करीब सब कुछ खुला हुआ है, दुकान बाजार खुल चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदारी, जहां अब तक सरकारों की जिम्मेदारी थी, सरकारों ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन इस अनलॉक 1 में अब जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, कोरोना को दूर भगाने की। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।